तो दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का वंदना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं, हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत सोलर सिस्टम चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उससे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि वंदना जीएस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि इस पढ़ाई का सभी को लाभ मिल सके। आगे हम लोग इसमें पढ़ चुके थे, सोलर सिस्टम के अंतर्गत अलग अलग ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे, अलग अलग प्लेनेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग अभी शनि तक, सैटर्न तक ख़त्म कर लिए थे। आगे यूरेनस, नेपच्यून के बारे में जानकारी लेंगे, प्लूटो के बारे में जानकारी लेंगे। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आप यूरेनस के बारे में जानिए। तो यूरेनस की अगर बात करें सोलर सिस्टम में, तो यह सूर्य से 7वें नंबर पर स्थित ग्रह हो जाता है। यानी सूर्य और इस यूरेनस के बीच कितने ग्रह आ जाते हैं? तो 6 ग्रह, 6 प्लेनेट, 6 प्लेनेट और आते हैं और 7वें नंबर पर सीरीज के रूप में यह है यूरेनस विद्यमान है। जैसा हम लोग सीरीज के रूप में याद किए थे, अगर आपको याद है तो सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का सीरीज जो होता है वह एम भेम जेसन से, हर प्लेनेट का पहला अक्षर लेकर के हम लोग याद करें तो एम भेम जेसन होता है। तो इसमें यूरेनस 7वें स्थान पर स्थित है, तो 7वें नंबर पर यह है। साइज की अगर बात करें तो आप याद रखिए, साइज में सबसे बड़ा जुपिटर, दूसरा बड़ा सैटर्न और तीसरा बड़ा यूरेनस हो जाता है। तो थर्ड है लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम भी इसे कह सकते हैं। तो यह सीरीज जो है वह सबसे पहले क्लास में बताया गया, उसे ज़रूर याद कर लें, वहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके उपग्रहों की बात की जाए तो आप इसके लिए सैटेलाइट अब 27 याद रखेंगे, ठीक है। इसके सैटेलाइटों की संख्या जो है वह है 27 हो गई है, 27 हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो 27 याद रखें, 27 इसके लिए सैटेलाइट की संख्या याद रखें कि 27 सैटेलाइट इसके पास है, जिसमें सबसे बड़े सैटेलाइट का नाम टाइटेनिया है। यूरेनस के सबसे बड़े सैटेलाइट का नाम क्या है? टाइटेनिया है। हम लोग देखे थे पीछे सैटर्न के सबसे बड़े सैटेलाइट का नाम टाइटन था, तो यहाँ टाइटन, यूरेनस का टाइटेनिया और आगे नेपच्यून पढ़ेंगे तो उसका ट्रिटॉन हो जाता है। तो टाइटन, टाइटेनिया और ट्रिटॉन आपको याद रखना है। जैसा शनि में भी हम लोग देखे थे, सैटर्न में देखे थे कि उसके पास भी रिंग पाया जाता है और वहाँ रिंग की संख्या, अधिकतम संख्या 10 तक बताई गई थी। ऐसे एक्चुअल में 7 है, अधिकतम में 10 तक बताई जाती है। यहाँ इसके पास अधिकतम में 9 है। ऐसे मुख्य रूप से 5 इसके धुंधले चारों तरफ रिंग पाए जाते हैं, जिसे नाम भी दिया गया है अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, एप्सिलॉन। तो इसके चारों तरफ है डस्ट पार्टिकल का, धूल गैस कणों का एक आवरण दिखाई देता है जो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। उसे रिंग कहा जाता है, वलय कहा जाता है, छल्ला कहा जाता है, जिसकी संख्या मुख्य रूप से 5 है, जिसके नाम आप याद रख सकते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा और एप्सिलॉन। यह है 5 धुंधले रिंग पाए जाते हैं यूरेनस में। आगे बढ़ते हैं, यूरेनस की बात करते हैं। तो एक बड़ी विशेषता इसके वायुमंडलीय भाग में हल्के गैसों की, हाइड्रोजन, हीलियम जैसी हल्की गैसों की मात्रा है और मीथेन की भी मात्रा है। और मीथेन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण एक तो यह है ठंडा है, एक तो यह है ठंडा होता है और यह है एक तो यह है कोल्डेस्ट प्लेनेट हो जाता है, हालांकि सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेनेट होता है। यह है ठंडा ग्रह है, साथ ही यह है
हरे रंग का मीथेन जो है हरे रंग का होता है, तो यह ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन के कारण यूरेनस को ग्रीन प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है, इसे ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। इस यूरेनस की खोज, इसके बारे में पहली जानकारी 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो विलियम हर्शेल के द्वारा बताया गया। यानी आपसे खोजकर्ता डिस्कवर कर पूछा जाए किसने बताया, तो 1781 में यूरेनस की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। हमने बताया था आपको कि सभी ग्रह दो तरह के मूवमेंट करते हैं, एक को कहा जाता है रोटेशन और दूसरे को कहा जाता है रिवोल्यूशन। एक को क्या कहते हैं? रोटेशन, और दूसरे को कहा जाता है रिवोल्यूशन। तो यह सभी ग्रहों का हम लोग देखते आ रहे हैं। तो यहाँ यूरेनस के भी बारे में जानिए। तो यूरेनस का रिवोल्यूशन पीरियड जो होता है, ठीक है, यह रिवोल्यूशन पीरियड दिया गया है। रिवोल्यूशन पीरियड होता है 84 ईयर। कितना होता है? 84 ईयर, 84 वर्ष। यानी कि यूरेनस सूर्य का एक चक्कर 84 वर्षों में पूरा करता है। और अपने एक्सिस पर बात की जाए, यानी रोटेशन पीरियड की बात की जाए, तो वह है 16 घंटे 48 मिनट, 16 आवर 48 मिनट। रोटेशन पीरियड जो है 16 आवर 48 मिनट, लगभग 17 आवर तक याद रखिएगा, में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। और सूर्य का एक चक्कर यह पूरा करता है 84 ईयर में, ठीक है। इसकी एक खास विशेषता है, अपने एक्सिस पर सबसे ज़्यादा झुकाव रखता है, अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। जैसे हम लोग अर्थ के बारे में पढ़े थे कि अर्थ जो है वह 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस पर। मार्स जो है मंगल 25 डिग्री अपने एक्सिस पर टिल्टेड होता है। और यह सबसे ज़्यादा लगभग यह है बताया जाता है कि पूरी तरह से यह झुका हुआ है 180 डिग्री, यह कह दिया जाता है झुका हुआ, पूरी तरह से लेटा हुआ कह दिया जाता है। यही कारण है इसके दोनों ध्रुव जो होते हैं नॉर्थ और साउथ में सूर्य की ओर, वह एक ही कक्षा में परिवहन करते हुए दिखाई देते हैं। और यह सबसे ज़्यादा झुकाव रखता है, या 180 डिग्री तक यह झुकाव रखता है। इसी कारण इसे लेटा हुआ या सोया हुआ ग्रह भी कह दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लेटा हुआ, सोया हुआ, यानी लेइंग प्लेनेट कह दिया जाता है। तो यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूरेनस से, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में लेइंग प्लेनेट के नाम से, सोया हुआ, लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूरेनस को। कारण इसका क्या है कि अपने एक्सिस पर सबसे ज़्यादा टिल्टेड है, अपने एक्सिस पर सबसे ज़्यादा झुकाव रखता है। एक खास विशेषता यूरेनस की कि यह है उल्टी दिशा से सूर्य का चक्कर लगा रहा है। उल्टी दिशा कहने का मतलब है कि हम लोग देखे थे सोलर सिस्टम में, आपको याद रखना है यह बात है कि एक वीनस और एक यूरेनस, दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह रिवोल्यूशन कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है। बाकी सभी ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। क्लॉकवाइज कहने का मतलब हुआ पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब हुआ पश्चिम से पूरब। तो अपना पृथ्वी के लिए आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगा रही है सूर्य का। और यही कारण है कि इसका पूरब ईस्ट भाग जो है सूर्य के सामने पहले आता है अपने पृथ्वी का, तो सूर्योदय अपने यहाँ पूरब में होता है। यहाँ जो है इसके ठीक यह विपरीत कर रहा है, यानी कि यह है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ सूर्योदय पहले पश्चिम में होता होगा और सूर्यास्त जो है वह पूरब में होता होगा। तो यह है यूरेनस और वीनस, दो ऐसे ग्रह हैं, से प्लेनेट हैं सोलर सिस्टम में जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। यह याद रखना है। यह है आपको पहले बताया, दूरदर्शी से देखने पर यह हरा दिखाई देता है। कारण है इसका कि यहाँ मीथेन की मात्रा ज़्यादा मिलती है और वह दूर से थोड़ा हरा दिखाई देता है, तो इसे कारण इसे ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अरुण पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में, सूर्यास्त पूर्व दिशा में। उसी बात को याद रखना है क्यों हो रहा है, तो यह इसका कारण है, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाना, सूर्य का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाना, यानी ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाना। क्लियर है? हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो यह कुछ प्रमुख बातें जो हैं यूरेनस के लिए आपको याद रखना है। इतनी बातें, प्रमुख बातें अगर आप यूरेनस के लिए ध्यान में रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। यह है यूरेनस के, याद रखना है यूरेनस के सबसे बड़े ग्रह का नाम टाइटेनिया है। अन्य ग्रह भी होते हैं, अदर सेटेलाइट भी होता है, एरियल, मेरियाना, यह सब कुछ नाम है।
यह अलग इसके अनुपग्रहों के नाम होते हैं। बड़ा उपग्रह का नाम याद रखिए, आपका काम हो जाएगा, वही आपसे अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतनी कुछ प्रमुख बातें यूरेनस के लिए याद रखना है। आगे हम लोग नेपच्यून पर चलते हैं। नेपच्यून की अगर बात की जाए तो सूर्य से 8वां सबसे दूर हो जाता है, यानी सबसे यह अंतिम है माना गया है। इसके बाद प्लूटो है, लेकिन प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया, अभी हम लोग बात करेंगे। तो यह है अभी वर्तमान में 8 प्लेनेट में सबसे दूर स्थित है। सबसे दूर का ग्रह ये नेपच्यून हो जाता है। इसके पास इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह ट्रिटॉन है। ट्रिटॉन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। प्रोटेस से एक और उपग्रह की बताया गया है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिटॉन इसका होता है और यही बार बार पूछा जाता है। बाकी इसके अभी उपग्रहों को अलग है नाम N1 N2 N3 N4 करके छोड़ दिया गया है, नामकरण कुछ नहीं है। तो जब भी पूछा जाता है तो ट्रिटॉन याद रखिएगा, नेपच्यून के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है। यहाँ जो टाइटन उपग्रह वायुमंडल में इसमें नाइट्रोजन है, यह बात है, यह है गलत है। टाइटन जो है शनि का होता है, हमने बताया था, सैटर्न का है, और वह टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट हो जाता है, जिसके पास अपना वायुमंडल होता है। एकमात्र सैटेलाइट है जिसके पास वायुमंडल है। तो यह लाइन जो है सैटर्न के लिए यहाँ गलत छप गया है। आगे बात करें तो यह तीसरा बड़ा पिंड है, यह बता रहा है जहाँ जागृत ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है यहाँ, यह याद रखिएगा। एक्टिव वोल्केनो अपने पृथ्वी पर भी मिलता है, मंगल पर भी मिलता है, मार्स पर भी मिलता है और नेपच्यून पर भी मिलता है। इसकी खोज जो है 1846 में, इसकी खोज नेपच्यून की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल शास्त्री जहान गाले ने किया था। तो यह याद रखिएगा। अभी हम लोग विलियम हर्शेल देखे थे कि यूरेनस के खोज करता है, जबकि जहान गाले नेपच्यून की खोज करता है। कब किए हैं? 1846 में, 1846 ईस्वी में, याद रखना है नेपच्यून के लिए। यह है इसके परिक्रमण यानी कि सूर्य का चक्कर लगाना। रिवोल्यूशन पीरियड की बात की जाए तो 165 ईयर हो जाता है। 165 वर्षों में नेपच्यून सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। जो जितनी दूर होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, यह सिंपल चीज़ है। रिवोल्यूशन पीरियड जो है याद करना सिंपल चीज़ है, जैसे जैसे दूर होगा वह ज़्यादा समय लेगा। रोटेशन बदलते रहता है, लेकिन रिवोल्यूशन एक आप समझ सकते हैं कि जो सबसे नज़दीक मरकरी है, बुध है, तो वह सबसे कम समय लेता है, और जो यह सबसे नेपच्यून दूर है तो सबसे ज़्यादा समय लगता है 165 वर्ष। जबकि हम लोग मरकरी के लिए आपको याद होना चाहिए 88 डेज होता है, 88 दिनों में एक चक्कर सूर्य का पूरा करता है। ठीक है। वायुमंडल अति घना बना है, हालांकि हल्के गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, ये सब हल्की गैसों की मात्रा यहाँ भी है। इसे भी हरा ग्रह कहा जाता है। यहाँ भी मीथेन की मात्रा है तो हरा ग्रह कहा जाता है। हालांकि कई किताबों में हल्का पीला रंग भी बताया जाता है कि यह दिखाई देता है। ऐसे हरा ग्रह के रूप में ही, ग्रीन प्लेनेट के रूप में भी आपको पीछे भी दिखाई दे रहा होगा ग्रीन। तो यही याद रखना है कि ग्रीन प्लेनेट के नाम से यूरेनस और नेपच्यून दोनों जाना जाता है। ठीक है, दोनों को याद रखना है, ग्रीन प्लेनेट की ही कैटेगरी में रखा जाता है। अरुण और वरुण याद रखिएगा। अरुण सिन, वरुण सिन आपके गांव में भी मिल जाएंगे, हर जगह है। जुड़वा ग्रह इसीलिए भी कह दिया जाता है इसे, अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह भी कह दिया जाता है। तो यह है नेपच्यून के बारे में कुछ इतनी प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके उपग्रहों की बात की जाए, सैटेलाइट की बात की जाए तो 13 हैं ऐसे। एक और अभी 2013 में ही एक और उपग्रह की खोज की गई, एक हब्बल टेलीस्कोप। एडविन पावेल हब्बल एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर हब्बल टेलीस्कोप एक बना हुआ है, लगा हुआ है। और उसी ने 2013 में इसके एक 14वें उपग्रह की भी खोज की है। तो अभी कुल 14 उपग्रह कहा जा सकता है। नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं। 14 सैटेलाइट नेपच्यून के पास है, जिसमें सबसे बड़े का नाम है ट्रिटॉन। सबसे बड़े का नाम है ट्रिटॉन। तो यह कुछ प्रमुख बातें नेपच्यून के लिए आप याद रखें तो आपका काम बन जाएगा। आगे प्लूटो की थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले बात तो याद रखना है कि प्लूटो अभी प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं है। प्लेनेट की कैटेगरी से इसे बाहर कर दिया गया 2006 ईस्वी में। क्यों बाहर कर दिया गया इसे समझ लीजिए। प्लूटो को वर्तमान समय में प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है इसका कारण बताया जाता है। एक वैज्ञानिक थे जोहान्स केपलर, एक वैज्ञानिक थे जोहान्स केपलर, नाम सुने होंगे। उन्होंने एक नियम दिया था, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रह का गति नियम, ग्रहों का गति नियम, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन नाम से उन्होंने एक सिद्धांत दिया। और उसमें उन्होंने बताया कि ग्रह होने का क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, ग्रह किसे कहा जा सकता है, वह है किसे नहीं कहा जा सकता है। क्या क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो उसे ग्रह प्लेनेट की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।
तो उन्होंने एक बात बताया कि ग्रह उसे माना जाएगा जो अपने एक फिक्स ऑर्बिट में, जिसे इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है, दीर्घवृत्तीय मार्ग कहते हैं या अंडाकार मार्ग कहते हैं, ठीक है। यह है उस इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य का अगर चक्कर लगा रहा है तब उसे ग्रह की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यह सभी ग्रह जो भी प्लेनेट है वह उसी चीज़ को फुलफिल करते हैं, लेकिन यह प्लूटो महोदय की यह स्थिति नहीं बन पाती है। यह है 2006 ईस्वी में एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, IAU कहते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। और इस अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने जब प्लूटो के ग्रह की स्थिति का वह चर्चा किया, देखा, उसे टेलीस्कोप के माध्यम से जानकारी इकट्ठी की, तो यह है उस केपलर के नियम के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहे थे। यह नेपच्यून के ऑर्बिट को ओवरलैप करके और सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इस कारण से यह है वैज्ञानिकों ने इन्हें प्लेनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया और एक नया कैटेगरी बनाया गया ड्वार्फ प्लेनेट का। एक नया कैटेगरी बनाया गया छोटे ग्रहों का, बौने ग्रहों का, और वर्तमान समय में इस प्लूटो को उसी ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रख दिया गया है। तो 1930 ईस्वी में क्लाउड टॉमबर्ग नामक के वैज्ञानिक ने इसे प्लूटो की खोज की थी, जानकारी दिया था। तो 1930 से लेकर 2006 तक प्लूटो प्लेनेट की कैटेगरी में माना गया, लेकिन 2006 ईस्वी से इन्हें प्लेनेट न मान करके ड्वार्फ प्लेनेट माना जा रहा है, बौना ग्रह माना जा रहा है, छोटा ग्रह माना जा रहा है, उस कैटेगरी में रख दिया गया है। तो वर्तमान समय में सोलर मंडल में 8 प्लेनेट ही शामिल हैं, इन्हें बाहर किया गया। किस कारण से बाहर किया गया यह आप समझ लिए। बाहर करने का मतलब यह नहीं है कि यह वहाँ नहीं है, वहाँ से भगा दिया गया है, नहीं, ये अपने जगह पर ही अभी चक्कर लगा रहा है, लेकिन उस केपलर के नियम को फुलफिल नहीं कर रहा है। एक और बताया था उन्होंने कि जो भी ग्रह होंगे, जो भी प्लेनेट होंगे, वह सैटेलाइट से साइज में बड़े होंगे। कहा जाता है कि प्लूटो जो है अपने पृथ्वी, अर्थ का जो सैटेलाइट है, चंद्रमा, मून, उससे साइज में छोटा है। तो उस नियम को भी यह पूरा नहीं करते हैं। तो इन्हीं सब नियमों के आधार पर इन्हें प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। यह प्रमुख रूप से इसके लिए बात याद रखिए, यही क्वेश्चन आपसे बनता भी है, ठीक है। यह क्यूपर बेल्ट का एक बड़ा पिंड कहा जाता है। प्लूटो के 5 उपग्रह हैं, जिसमें चेरॉन या सेरॉन कह देते हैं, यह सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। चेरॉन या सेरॉन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। हालांकि यह अब नहीं पूछा जाता, बस प्लूटो के लिए यह पूछा जाता है कि प्लूटो क्या है। तो प्लूटो एक ड्वार्फ प्लेनेट है, इतना आप याद रखेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ तक आपका यह प्लूटो के बारे में जानकारी थी, यहाँ तक आप याद रखिए। इसके सहारे यहाँ तक के हम लोग सौरमंडल के ग्रहों के बारे में अलग अलग जो भी पॉइंट एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोगों ने देख लिया है। मरकरी से लेकर के प्लूटो तक देख लिया है। तो यह आपका सोलर सिस्टम के अंतर्गत प्लेनेट वाला जो चैप्टर है वह समाप्त हो गया है। इसके अलावा यूनिवर्स पर हम लोग बात करेंगे। यूनिवर्स के अंतर्गत गैलेक्सियों से लेकर, कोमेट से लेकर, मेटेओर से लेकर अलग अलग है वह तारों का निर्माण, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग आगे के क्लास में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक आप याद रखें। आपके लिए जो सूचना है वह है यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि वंदना GS क्लासेज का एक टेलीग्राम चैनल भी है। वह टेलीग्राम चैनल जो चल रहा है किस नाम से चल रहा है, GK GS दीपक सर, GK GS दीपक सर के नाम से चल रहा है। तो आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, जिनके पास नहीं है वह टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और उस टेलीग्राम के सर्च में जा कर के आप लिखिएगा GK GS दीपक सर, तो यह चैनल आपको मिल जाएगा, जहां आप ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, वह फ़ायदा यह होगा कि इसी पर जो क्लास होता है उसी पर आधारित टेस्ट होते हैं, या जो क्लास होता है उसी पर आधारित वहाँ टेस्ट करवाया जाता है। और उस टेस्ट में आप टेस्ट देते हैं तो जो यहाँ पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो लिख लेते हैं, उसका आप वहाँ टेस्ट दे देते हैं। तो यह सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है। आपका पढ़ा हुआ आपको लगेगा कि हाँ हमने कितना पढ़ा, यह जांच भी हो जाता है। एक चित्र दिखाया गया है जो अलग अलग एग्जाम हुए हैं, उसमें कौन टॉपर हुई है, ऋषि रानी और राहुल रंजन, अलग अलग लोग यह टॉपर होते रहते हैं। यह है टेस्ट रोज़ चलते रहता है। जानकारी जिन्हें नहीं है उनके लिए बता दें कि यह है टेस्ट रोज़ चलता है, एक 2 बजे, वह एक 2 PM यानी कि 2 PM में, और एक रात 8 बजे वह टेस्ट होता है। अलग अलग सब्जेक्ट का होता है
और फिर करेंट अफेयर्स का होता है, जो सुबह में 10 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास चलती है, उस पर आधारित भी एक टेस्ट होता है। तो उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, यहाँ विभिन्न तरह के PDF भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो यह जुड़ जाइएगा, तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिसे आप सर्च कर सकते हैं वंदना GS क्लासेज के नाम से ही। वंदना GS क्लासेज के नाम से फेसबुक पेज भी आप पे सर्च करके उसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। वहाँ भी आपको विभिन्न तरह के मटेरियल वहाँ दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, जो सूचनाएं होती है उसे दी जाती हैं, तो आप उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कुछ प्रमुख वंदना GS क्लासेज की तरफ से सूचना थी, वह आप याद रखें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। स्वस्थ रहना अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह है कोरोना काल चल रहा है और इसमें अपने आप को बचा करके रखना, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने लोगों को बचा करके रखना आपकी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है। तो उस जिम्मेवारी को निभाएं और एक सभ्य नागरिक का परिचय दें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।